महान कहानीकार कामता नाथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है मकान। चाबी ताले में फंसाकर उसने उसे घुमाया तो उसने घूमने से कतई इनकार कर दिया। उसने दोबारा जोर लगाया परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। अपनी जेबें टटोलना शुरू कर दी। ऊपर वाली जेब में उसे स्टील का बॉल पॉइंट पेन मिल गया। उसने उसे जेब से निकालकर चाबी के माथे में बने सुराख में डालकर मुट्ठी की मजबूत पकड़ में लेकर पेचकस की तरह जोर से घुमाया। खटाक की एक आवाज़ के साथ ताला खुल गया। कुंडी खोलने में भी उसे काफ़ी परेशानी हुई। जिन दिनों वह यहाँ रहता था शायद ही कभी यह कुंडी बंद हुई हो, इसीलिए उसे हमेशा ही बंद करने और खोलने दोनों ही में परेशानी होती थी। कुंडी खोलकर उसने दरवाजे में जोर का धक्का दिया। दरवाजे के पल्ले काफ़ी मोटे और भारी थे। उनमें पीतल के छोटे छोटे फूल जड़े थे जिनमें छोटे छोटे कड़े लगे थे, जो दरवाज़ा खुलने बंद होने में एक अजीब जल तरंगनुमा आवाज़ करते थे। दरवाज़ा खोलकर वह दहलीज में आ गया। घुसते ही उसने देखा फर्श पर कुछ कागज़ आदि पड़े थे। उसने झुककर उन्हें उठा लिया। 2 लिफाफे, एक पोस्टकार्ड और एक तह किया हुआ कागज़ था। शायद पोस्टमैन डाल गया हो, उसने सोचा। उसने उनके भेजने वालों के नाम पढ़ने चाहे परंतु वहाँ प्रकाश बिल्कुल नहीं था और कुछ भी पढ़ सकना असंभव था। उसने आगे बढ़कर जीने के पास का स्विच टटोला। अंधेरे में स्विच ढूंढने में उसे कुछ कठिनाई हुई। वैसे जब वह यहाँ रहता था तब कितना ही अंधेरा क्यों न हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार में ही उंगली अपने आप स्विच पर न पहुँची गई हो। उसे आश्चर्य हुआ कि स्विच ऑन करने पर भी प्रकाश नहीं हुआ। हो सकता है जीने का बल्ब फ्यूज हो गया हो, उसने सोचा। तभी अचानक उसने गौर किया कि नीचे का पाइप जोरों से बह रहा है। लगभग 1 वर्ष से मकान बंद था। इसके मायने इतने दिनों से यह पाइप लगातार बह रहा है। उसने अंदर वाले दरवाजे की कुंडी टटोली। उसमें ताला नहीं था। अटैची उसने वहीं दहलीज में रखी रहने दी और कुंडी खोलकर अंदर आ गया। अंदर का स्विच दबाने से भी रोशनी नहीं हुई। केवल आंगन में हल्की चांदनी की बर्फियां कटी हुई थीं जो ऊपर लोहे के जंगलों से छनकर आ रही थीं। वह वापस दहलीज में आ गया जहां मेन स्विच लगा था। हो सकता है वही ऑफ हो, उसने सोचा और जेब से माचिस निकालकर उसके प्रकाश में उसे देखा, परंतु मेन स्विच ऑन था। जीने का बल्ब भी ठीक ही लगा। तभी उसे ध्यान आया कि किसी के भी न रहने से बिजली का बिल इतने दिनों से अदा नहीं हुआ होगा, अतः हो सकता है बिजली कंपनी वालों ने कनेक्शन ही काट दिया हो। तब क्या होगा? वह रात कैसे कटेगा, देखा जाएगा, उसने सोचा और दोबारा माचिस जलाकर अंदर आ गया ताकि कम से कम पाइप तो बंद कर दे। परंतु पाइप में टोंटी ही नहीं थी। उसमें दाना निकले हुए मकई के गुट्टे का टुकड़ा खोसकर उसे कपड़े से बांधा गया था। कपड़ा सड़कर फट गया था जिससे पानी बहने लगा था। उसने उसे वैसे ही पड़ा रहने दिया और अटैची हाथ में लेकर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के खंड में आ गया। ऊपर छत पर काफ़ी चांदनी थी। छल्ले से चाबी खोजकर उसने कमरे का ताला खोला और अंदर कमरे में आ गया। यहाँ का स्विच भी उसने ऑन करके देखा परंतु कोई नतीजा नहीं निकला। अटैची एक किनारे रखकर माचिस जलाकर वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसे अलमारी में एक मोमबत्ती दिखाई दे गई जिसे पहले किसी ने जलाया था। उसने उसे जलाकर वहीं दीवार में बने हुए ताक में चिपका दिया। दीवार से लगे पलंग पर बैठकर उसने सिगरेट जला ली और नीचे से उठाकर लाए हुए पत्र को देखने लगा। पहले उसने तह किए हुए कागज़ को देखा। वह बिजली के बिल की फाइनल नोटिस थी, कोई 10 महीने पुरानी। तब उसने पोस्टकार्ड देखा। उसका एक कोना फटा हुआ था।
उसने जल्दी जल्दी उसे पढ़ा। पत्र उसके ननिहाल से आया था, जिसमें उसे उसके मामा के मरने की सूचना दी गई थी। वह मामा के वजूद को भी भूल चुका था। ननिहाल गए हुए भी उसे 8-10 वर्ष हो चुके थे। कार्ड वहीं खाट पर डालकर वह लिफाफे खोलने लगा। एक किसी शादी का निमंत्रण था। उसने उसे ही पहले खोला। किसी राजकुमार की शादी पर उसे बुलाया गया था। उसने अपनी स्मरण शक्ति पर बहुत जोर दिया, परंतु उसे लगा कि न तो वह किसी राजकुमार से परिचित है और न ही कार्ड पर छपे किसी अन्य नाम से। पता सीतापुर का था। उसे ध्यान आया कि सीतापुर में उसके पिता की बुआ के कोई संबंधी रहते हैं। कौन, यह वह नहीं जानता था, परंतु वे लोग जरूर उससे परिचित होंगे, क्योंकि निमंत्रण उसी के नाम से आया था। आज से कोई 8 वर्ष पहले पिता की पहली बरसी पर माँ के कहने पर उसने अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया था। उनके पते उसने ताऊ के लड़के से, जो उससे उम्र के काफ़ी बड़ा था, लिए थे। उसके बाद से आज तक वह उन लोगों से नहीं मिला था। माँ के मरने की उसने किसी को भी सूचना नहीं दी थी। इस प्रकार पते तो अलग, उन लोगों के चेहरे भी अब तक वह भूल चुका था। उसने कार्ड पर छपी तारीख देखी। वह कोई 3 महीने पुरानी थी। उसने दूसरा लिफाफा खोला। वह उसके अपने मित्र विपिन का था, जो पिछले दिनों इंग्लैंड चला गया था और वहीं किसी अंग्रेज लड़की से शादी कर ली थी। उसने लिखा था कि कुछ दिनों के लिए बहन की शादी पर वह स्वदेश लौट रहा है। वह उससे ज़रूर मिल ले। यह पत्र भी 3-4 महीने पुराना था। विपिन उसका बचपन का मित्र और सहपाठी था। उसे अफसोस हुआ कि वह उससे मिलने से वंचित रह गया। गलती उसकी अपनी थी। अपने ट्रांसफ़र के बारे में उसने विपिन को कोई सूचना नहीं दी थी। हो सकता है विपिन यहाँ आया भी हो और घर में ताला लगा देखकर लौट गया हो। गली की ओर का दरवाज़ा खोलकर वह बालकनी पर आ गया। एक कोने में घर की बेकार चीज़ों जैसे खाली बोतलों, टूटी अंगीठियों और कनस्तरों आदि का ढेर लगा था। उसके बगल में एक पुरानी बाल्टी में लगा तुलसी का एक सूखा पेड़ था, जो शायद इतने दिनों तक पानी न मिलने से सूख गया था। यह पेड़ उसकी माँ ने लगाया था। जब तक वे जिंदा थीं, वे रोज़ इसमें पानी देती थीं। माँ की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और उसके ट्रांसफ़र के बाद छोटे भाई की पत्नी यह काम करती थी। अब वह छोटा भाई का ट्रांसफ़र हुए भी 1 वर्ष होने को आ रहा था और इस प्रकार खाली घर में पड़ा हुआ यह पेड़ पानी के अभाव में सूख गया था। वह बालकनी की दीवार पर थोड़ा झुककर सिगरेट पीने लगा। गली में बिजली का सरकारी बल्ब जल रहा था, परंतु काफ़ी सन्नाटा था। उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। 8:45 हुए थे। अभी से इतना सन्नाटा, उसे आश्चर्य हुआ। जब वह यहाँ था तो देर रात तक गली में रौनक रहती थी। मुरली बाबू के दरवाजे की शतरंज तो 12 बजे और कभी कभी उसके बाद तक चलती थी। पता नहीं मुरली बाबू अभी जीवित हैं या नहीं। उनके घर के सामने बिल्कुल सन्नाटा था। तभी उसने देखा कोई आदमी साइकिल लिए हुए गली में आ रहा था। वह गौर से देखने लगा। गली में एक एक व्यक्ति को पहचानता था। जन्म से लेकर 30-32 वर्ष तक वह इसी मकान में रहा था, परंतु वह कोई अजनबी व्यक्ति निकला जिसे वह पहली बार देख रहा था। वह उसके मकान से आगे जाकर बच्चू बाबू के मकान के सामने रुक गया। साइकिल गली में खड़ी करके उसने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। गोद में बच्चा लिए हुए किसी महिला ने दरवाज़ा खोला और वह व्यक्ति साइकिल उठाकर अंदर चला गया। शायद कोई किराएदार हो, उसने सोचा। वह दोबारा अंदर आ गया। खाना वह स्टेशन में आते समय होटल में खा आया था। रात उसे मकान में काटनी थी। बारिश के दिन आ गए थे। भाई ने मकान छोड़ते समय उसे बेच देने का सुझाव रखा था, क्योंकि वह तो मुस्तकिल तौर से दूसरे शहर का हो गया था। भाई के भी वापस इस शहर में ट्रांसफ़र होने की कोई उम्मीद नहीं थी। और फिर मकान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ऊपर के कमरों की छतें चूने लगी थीं, परंतु उसने भाई का सुझाव नामंजूर कर दिया था।
उसे उसने लिख दिया था कि मकान खाली करके चाबी वह उसे भिजवा दे। अगली बरसात से पहले आकर वह उसकी मरम्मत करा देगा। इसी उद्देश्य से वह यहाँ आया था। उसने देखा कमरे की दो ओर से की दीवारों पर पानी बहने के निशान बने थे, जो शायद अभी तक नम थे। इसके मायने 2-1 बारिशें यहाँ हो चुकी हैं। दीवार में एक जगह क्रैक भी आ गया था। उसने छत पर निकलकर मौसम का जायजा लिया। आसमान साफ था और हवा में कोई खास ठंडक नहीं थी। उसने चारपाई बाहर छत पर निकाल ली और अटैची से दरी, चादर और तकिया निकालकर बिस्तर लगा लिया, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी, न ही लेटने की इच्छा हो रही थी। वैसे उसके पास अटैची में 2-1 पुस्तकें थीं, जिनमें से एक को उसने लगभग आधा सफ़र में पढ़ा भी था और उसे आगे पढ़ना चाहता था, परंतु बिजली न होने के कारण दिक्कत थी। मोमबत्ती का प्रकाश काफ़ी नहीं था, अतः उसने बिस्तर लगाकर कपड़े बदल लिए और पैजामा बनियान पहनकर बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर लेटने पर उसे लगा कि उसे सफ़र की कुछ थकान है। लेटे ही उसने अपने हाथ पैरों को इधर उधर झटका और तब सिगरेट सुलगाकर पीने लगा। पिता ने जब यह मकान खरीदा था तब वह पैदा भी नहीं हुआ था। उस समय वह बच्चा था। बाद में पिता ने उसे तुड़वाकर नए सिरे से पक्का बनवाया था। उस समय वह कोई 5-6 वर्ष का रहा होगा। कच्चे मकान की उसे कोई बिल्कुल भी याद नहीं है, परंतु जब कच्चा मकान टूटकर नया बन रहा था उस समय की कुछ याद उसको है। सामने गली में ईंटों के ढेर लगे रहते थे। वह उन पर चढ़कर खेला करता। एक बार गिर भी गया था और उसके सिर में काफ़ी चोट आ गई थी, जिसका निशान आज तक उसके सिर में है। खच्चरों पर लदकर बालू, सीमेंट, मोरंग आदि आया करती और वह वहीं खड़ा खड़ा खच्चरों को गिना करता और तब जाकर माँ को बताया करता कि कितने खच्चर आज आए। हालांकि खच्चरों को वह घोड़े कहा करता था। उस समय घोड़े और खच्चर में फ़र्क करने की तमीज़ उसके पास नहीं थी। एक बार उसे याद है दीवार या छत का कोई हिस्सा अपने आप टूट गया था या तोड़ दिया गया था और उसने दौड़कर माँ से कहा था कि नया मकान गिर पड़ा है। माँ ने उसकी बात सच मान ली थी और हड़बड़ाहट में गली से बाहर निकल आई थी। उन दिनों पिता ने उसी गली में एक अन्य मकान किराए पर ले रखा था और सब लोग वहीं शिफ्ट कर लिए थे। ऑफिस से शायद उन्होंने छुट्टी ले रखी थी और नंगे बदन धोती पहने सारा दिन गली में खड़े मजदूरों और कारीगरों को आदेश देते रहते या फिर बड़े बड़े रजिस्टरों में गुम्मे सीमेंट या मजदूरों की मजदूरी का हिसाब लिखते रहते। पूरे गली में उसका मकान अपने ढंग का एक बना था। अंदर दालान में खंभों के ऊपर दीवार में फूल पत्तियों की जालियां बनाई गई थीं। दरवाज़ों के ऊपर मेहराबों तथा रोशनदानों में भी जालियां काटी गई थीं। हालांकि जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने कमरे के रोशनदानों की इन जालियों को दफ्ती से ढक दिया था, क्योंकि उनसे धूल अंदर भर जाती थी। बारिश में पानी की बौछार से उन पर रखा सामान, पुस्तकें आदि भीग जाती थीं। इसके अलावा उन्हें साफ करने में भी बड़ी कठिनाई होती थी। बाहर से सदर दरवाजे में तो न जाने कितनी कारीगरी की गई थी। पुराने ज़माने में मंदिरों जैसे मेहराब बनी थी। उसके अंदर दोनों ओर अर्धगोलाकार शक्ल में बड़ी बड़ी मछलियाँ बनी थीं, जिनके बीच एक बड़े से ताक में गणेश जी की मूर्ति बनी थी। बाद में उसी गणेश जी की मूर्ति के ऊपर गौरैया अपने घोंसले बनाने लगी थी। पिता जब तक जीवित रहे उन्होंने यह घोंसले कभी नहीं बनने दिए। जब भी उनकी निगाह जाती वे घोंसला उखाड़ कर फेंक देते, परंतु उनकी मृत्यु के बाद तो चिड़ियाँ उनमें अंडे बच्चे भी देने लगीं। दरवाजे के दोनों ओर खंभे बनाए गए थे, जिनमें फूल पत्तियाँ, देव और किन्नरियों की मूर्तियाँ आदि काटी गई थीं। दरवाजे की चौखट में भी, जो खासी चौड़ी थी, काफ़ी कारीगरी की गई थी। दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति के नीचे पिता ने उसका नाम लिखवा दिया था, शंकर निवास। ऐसा शायद उन्होंने इसलिए किया कि उस समय उसके और छोटे भाई नहीं थे।
अंदर दहलीज में सीमेंट के फर्श पर सुराही बनी थी। इस बात को लेकर पिताजी के मित्र अक्सर आपस में मजाक किया करते थे कि जगत बाबू ने सुराही इसलिए बनवाई कि मियाँ बीवी बैठकर आपस में खेला करेंगे। उसके बाद माँ बाप ने कभी खेला या नहीं वह नहीं जानता, परंतु वह जरूर छुटपन में अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठ की सुराही खेला करता था। यह सब तो बना था, परंतु उस समय मकान कई मामलों में अधूरा रह गया था। ऊपर के कई हिस्से में भी प्लास्टर नहीं हुआ था। एक छोटे कमरे की छत भी नहीं पड़ी थी। आंगन में जंगला नहीं लगा था। बाहर दरवाजे में पल्ले नहीं लगे थे। ऊपर तिमंजिले पर जाने के लिए सीढ़ी नहीं बनी थी। सामने बालकनी की दीवार नहीं बनी थी। छत से आने वाली किसी भी नाली में पाइप नहीं लगा था। यह सब शायद इसलिए रह गया था क्योंकि पिता के पास पैसों की कमी पड़ गई थी। काफ़ी दिनों तक यह इसी तरह पड़ा रहा। फिर कुछ पिताजी के रिटायर होने पर पूरा हुआ और कुछ उसकी नौकरी लग जाने के बाद। वैसे कुछ चीज़ें आज भी अधूरी ही पड़ी हैं। एकाएक वह डर गया। विचित्र से कोई दो पक्षी कहीं से आकर उसकी खाट के ऊपर मंडराने लगे थे और तब वे सामने वाली दुछत्ती की छत के पटरों के बीच किसी सुराख में घुस गए। उसे समझने में कुछ देर लगी कि वे चमगादड़ थे। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। वह उठकर बैठ गया और उसने सिगरेट जला ली। पहली बार ये चमगादड़ जब पिताजी जीवित थे तब आए थे और इन्हीं धन्नियों में कहीं घुस गए थे। पिता ने दूसरे दिन ही धन्नियों के नीचे नीम की ढेर सारी पत्तियां जलाकर धुआं किया था और तब सीमेंट मोरंग से उसमें बने हुए सारे सुराख बंद कर दिए थे। माँ ने शायद उसके अगले इतवार को सत्यनारायण की कथा भी करवाई थी। उसके बाद चमगादड़ दोबारा नहीं दिखाई दिए थे। अब शायद वे स्थायी रूप से यहाँ रहने लगे थे। तभी वे फिर निकल आए। इस बार 4 थे। काफ़ी देर वे आंगन में ही इधर उधर उड़ते रहे, फिर छत के ऊपर आकाश में कहीं चले गए। उसने गौर किया, नीचे का पाइप अभी भी बह रहा था। बाहर के दरवाजे भी उसे ध्यान आया उसने बंद नहीं किए थे। अंदर कमरे में जाकर उसने दोबारा मोमबत्ती जलाई और जलती मोमबत्ती लेकर वह नीचे उतर आया। बाहर के दरवाजे खुले हुए थे। उसने उन्हें भेड़कर अंदर से कुंडी लगा दी। तब अंदर का दरवाज़ा खोलकर मोमबत्ती पाइप के पास बनी छोटी सी दीवार पर रखकर इधर उधर कोई कपड़ा खोजने लगा। एक कोने में उसे फटा हुआ कोई कपड़ा मिल गया। शायद कोई पुरानी बनियान थी। उसी से उसने एक लंबी पट्टी सी निकाली और मुद्दे की खुखरी को पाइप में खोंसकर उसे कपड़े से कसने लगा। पानी गिरना बिल्कुल बंद तो नहीं हुआ, परंतु काफ़ी कम हो गया। वह वापस ऊपर आने लगा। तभी ध्यान आया कि बाहर का दरवाज़ा इतनी देर खुला पड़ा रहा है। हो सकता है कोई अंदर घुसकर बैठ गया हो। वह एक बार फिर डर गया, परंतु उसने यह सोचकर अपने मन को तसल्ली दी कि इस वीरान घर में कोई क्यों घुसेगा। फिर भी उसने तय किया कि वह एक बार सारे घर को देखाएगा। मोमबत्ती अभी काफ़ी शेष थी। कम से कम आधे घंटे वह जल सकती थी, उसने अनुमान लगाया। आधी सीढ़ियों से ही वह वापस नीचे उतर आया। पहले उसने बाहर का कमरा खोला। इससे पहले जब सब लोग यहाँ रहते थे तो दरवाजे वाला कमरा कहा जाता था। जब तक वह इंटर में नहीं पहुँचा था तब तक वह कमरा उसके पिताजी के कब्जे में था। उन्होंने इसमें एक तख्त, एक छोटी मेज और 2-4 कुर्सियाँ डाल रखी थीं। दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र लगा रखे थे। अलमारियों में उनके मतलब की अनेक वस्तुएं जैसे रींच, हथौड़ी, प्लास, शतरंज की बिसात और मोहरे आदि रखे रहते। आतशदान के ऊपर कपड़े के 2 बस्तों में उनकी पुस्तकें आदि बंधी रखी रहती। एक कपड़े में भागवत, महाभारत, रामायण आदि रहती, दूसरे में अलिफ लैला, गुल सनोबर आदि। इसी कमरे में पिता अपने मिलने वालों के साथ बैठकर बातें किया करते थे। दिवाली पर मेज़, कुर्सी आदि सब अंदर हटा दी जाती। फर्श पर दरी और चादर बिछा दी जाती और लक्ष्मी पूजन के बाद से 3 दिन तक लगातार फ्लश खेली जाती। अधिकतर तो गली के लोग ही रहते,
वैसे कभी कभी बाहर के लोग, पिता के ऑफिस के सहयोगी आदि भी आ जाते हैं। वह भी अक्सर रात में पिता के लाख मना करने के बावजूद आकर वहीं बैठ जाता। कभी कभी रात भर बैठा रहता, क्योंकि पिता और उनके अन्य मित्र बाजी जीतने से उसे पैसे दिया करते थे। रात भर में वह 2-3 रुपए की रेजगारी जमा कर लेता, परंतु जब वह इंटर में पहुंचा तो पिता अपना सामान अन्यत्र उठा ले गए। शुरू में इस बात को लेकर उसमें और पिता में काफ़ी संघर्ष चला। पिता कहते, सामान वहीं रखा रहने दो, तुम्हारा क्या लेगा। परंतु वह अपने कमरे में रिंच, हथौड़ी आदि रखने के लिए कतई तैयार नहीं था। आखिर पिता ने हार मान ली और उसने कमरे पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके आने के कुछ दिनों के अंदर ही कमरे का हुलिया बिल्कुल बदल गया। आतशदान पर नकली फूलों के गुलदस्ते लग गए। देवी देवताओं के चित्रों के स्थान पर फिल्म स्टारों के चित्र और सीनरियाँ लग गईं। अलमारी में रिंच और प्लास की जगह ज्योमेट्री और अलजेब्रा की पुस्तकें सज गईं। बाद में वह इसी कमरे में तख्त पर सोने भी लगा। अक्सर छुट्टियों वाले दिन वह अपना खाना भी वहीं मंगा लेता। कभी छोटा भाई दे जाता, कभी माँ। इसी कमरे में रहते हुए उसे जीवन की वह पहली अनुभूति हुई थी जिसे किशोर प्रेम कहा जाता है। उन दिनों वह बीए प्रीवियस में पढ़ा करता था। सामने वाले मकान में एक नए किराएदार आए थे। नए क्या, काफ़ी दिनों से वहाँ रह रहे थे। पुरुष आरएमएस में काम करता था। वह, उसकी पत्नी, एक छोटा बच्चा और उसकी किशोर बहन, जिसका असली नाम तो वह आज भूल गया है, परंतु घर में उसे बिट्टी कहा करते थे, उस मकान में रहते थे। बिट्टी की आयु 15-16 वर्ष की रही होगी। उसकी आंखें काफ़ी बड़ी और खूबसूरत थीं। बदन भरा हुआ और आकर्षक था। अचानक एक दिन उसने गौर किया कि जब वह अपने कमरे में बैठकर पढ़ता लिखता तो बिट्टी अपनी खिड़की पर खड़ी होकर उसे देखा करती। उसे वह कुछ विचित्र सी अनुभूति हुई। बाद में उसने अपने मेज़ घुमाकर इस प्रकार लगा ली कि बिल्कुल उसकी खिड़की के सामने पड़ती। अक्सर दोनों एक दूसरे को देर रात तक देखते रहते। फिर पता नहीं कब और कैसे बिट्टी उसके घर भी आने लगी, उसकी माँ के पास। 2-1 बार ऐसा भी हुआ कि सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते दोनों एक दूसरे से मिल गए। जानबूझकर तो नहीं, हाँ, अनजाने में एक आध बार दोनों के शरीर भी छू गए। उन दिनों वह शेली और किट्स पढ़ा करता था और प्रेम की एक बहुत ही आदर्शवादी कल्पना उसके दिमाग में थी। पूरे 1 वर्ष तक ऐसा रहा कि जब भी वह यूनिवर्सिटी से लौट कर आता, वह अपनी खिड़की पर खड़ी रहती, परंतु दोनों में कभी कोई बात नहीं हुई। माँ के सामने जरूर एक आध बार इनडायरेक्ट ढंग से कुछ बात हुई, परंतु कोई खास नहीं। हाँ, एक बार जरूर एक घटना हुई जिसकी याद आज भी उसे हल्का सा गुदगुदा जाती है। रात कोई 11 बजे होंगे। वह बत्ती बुझाकर लेटा ही था कि दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा बिट्टी खड़ी थी। दरवाज़ा खुलने के साथ वह अंदर आ गई और चुपचाप खामोश खड़ी हो गई। उसकी समझ में नहीं आया क्या बात करे। तभी उसने पूछा, क्या बात है? बिट्टी फिर खामोश रही। तब बोली, आपके पास एनासिन तो नहीं है? भैया, भाभी पिक्चर गए हैं, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। एनासिन मेरे पास तो नहीं है, कहो तो बाहर से ला दूं, उसने कहा। बिट्टी फिर कुछ देर के लिए खामोश हो गई। तब बोली, नहीं, रहने दीजिए, और चुपचाप वापस लौट गई। उसके जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि बिट्टी शायद एनासिन के लिए नहीं आई थी, वह कुछ और कहना चाहती थी। बातों के बीच की खामोशी ने शायद उससे कुछ कहा भी था, परंतु वह समझ नहीं सका था। अपनी इस मूर्खता पर उसे बहुत अफसोस हुआ था। उस सारी रात वह सो नहीं सका था। इंतजार करता रहा था कि शायद बिट्टी फिर आए, परंतु वह नहीं आई। यही नहीं, इसके बाद कई दिनों तक वह अपनी खिड़की पर भी नहीं दिखाई दी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही बिट्टी का विवाह हो गया और वह गुड़िया की तरह सजकर अपनी ससुराल चली गई। वहाँ से लौटने के बाद 1-2 बार वह जरूर अपनी खिड़की पर दिखाई दी। उसके घर भी आई, परंतु तभी उसके भाई का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया और वे लोग मकान छोड़कर कहीं और चले गए। उन लोगों के जाने के बाद काफ़ी दिनों तक उसे बिट्टी की याद आती रही। उसका मन किसी काम में नहीं लगता।
घंटों वह पढ़ने की मेज पर बैठ कागज पर बिट्टी का नाम लिखा करता। उसकी ससुराल इसी शहर में थी। अक्सर वह साइकिल लेकर उधर से चक्कर भी काटा करता, परंतु बिट्टी उसे नहीं मिली। हाँ, एक आध बार बाजार आदि में उसने उसे अपने पति के साथ इधर उधर आते जाते देखा। महीनों इस तरह बिट्टी का ख्याल उसे सताता रहा। उसे लगता जैसे उसकी अपनी सबसे कीमती चीज़ किसी ने उससे छीन ली है, परंतु धीरे धीरे सब कुछ फिर सामान्य हो गया। मोमबत्ती लेकर उसने कमरे में प्रवेश किया। वहाँ काफ़ी गर्द और कूड़ा था। तख्त अब भी अपनी जगह पर पड़ा था। मेज कुर्सियाँ शायद भाई अपने साथ ले गया। अलमारियाँ भी खाली पड़ी थीं। केवल आतशदान के ऊपर गणेश लक्ष्मी की मिट्टी की पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई थीं, जिनका रंग उड़ चुका था। दीवालों पर कुछ चित्र भी लगे थे। एक चित्र 8 देशों के राष्ट्र निर्माताओं लेनिन, हो ची मिन्ह, गांधी, सुकर्नो, माओ आदि का था, जिसे उसने कभी किसी पत्रिका से काटकर स्वयं मढ़ा था। चित्रों का उसे विशेष शौक था। वह अपने आप वह उन्हें छठे 8वें महीने निकाला बदला करता था, परंतु यह चित्र काफ़ी पुराना था। उसने बाद में कभी क्यों नहीं बदला, इसका कोई कारण उसके पास नहीं था। दीवालों में जगह जगह लोना लगने लगा था। अलमारियों की चौखट में कई जगह दीमक लग गई थी। दाईं तरफ वाली दीवार में काफ़ी सीलन थी। यह सीलन बहुत पुरानी थी। इसका कारण था म्यूनिसिपैलिटी का पाइप, जो बाहर गली में उसकी दीवार से मिलकर लगा हुआ था। जिन दिनों वह इस कमरे में रहा करता था, यह पाइप अलार्म का काम देता था। रेलवे वाले राधे चाचा अपने लोहे का पुराना कड़ेदार डोल लेकर ठीक 4:30 बजे पाइप पर पहुंच जाते और गंगा बड़ी की गोदावरी की तीर्थ राज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां रामलीन अवतार का आलाप इतनी जोर से खींचते कि कानों में रुई खोंसकर सोने वाला व्यक्ति भी सोता नहीं रह सकता था। इस आलाप के साथ ही अपने सिर पर पानी की पहली धार अपने 2.5 किलो वाले पीतल के लोटे से डालते और हर हर गंगे महादेव की सम पर उतर आते। इस पाइप की ही वजह से उसके बाहर वाले चबूतरे का काफ़ी प्लास्टर उखड़ गया था, क्योंकि अक्सर लोग उस पर कपड़े छांटने का काम करते थे। कुछ लोग तो बाकायदा साबुन लगाकर फचाफच धोबी घाट खोल देते। पिता जब तक वह जीवित रहे, अगर कभी किसी को ऐसा करते देख लेते तो काफ़ी सख्त बातें सुनाकर उससे तुरंत चबूतरा धुलवाकर दोबारा कभी ऐसा न करने की कड़ी ताकीद कर देते। परंतु उसकी मृत्यु के बाद तो वहाँ बाकायदा धोबी घाट बन गया था और अक्सर लोग कपड़े छांटने के बाद बिना उन्हें धोए ही साबुन का झाग वहाँ छोड़कर चले जाते। उसने आगे बढ़कर दीवार को दाहिने हाथ की तर्जनी से छुआ तो लाल चूने का ढेर सा मुसमुसा प्लास्टर अपनी जगह गिर पड़ा। जाने किसके कहने पर पिता ने इस कमरे में लाल चूने का प्लास्टर कराया था, केवल दीवारों तक। छत और फर्श सीमेंट के थे, बल्कि छत में खासी फूल पत्तियां बनाई गई थीं, जिनके बीच बड़े बड़े लोहे के कड़े लटकाए गए थे। इन कड़ों को हाथ से खींचने वाला पंखा लगाने के लिए लगाया गया था। पिता की काफ़ी साथ थी कि वह पंखा लग जाए, परंतु उनके जीवन में उनकी यह साध पूरी न हो सकी। मकान बनवाने में ही काफ़ी कर्ज उनके ऊपर हो गया था, जिससे वह जीवन भर उबर नहीं पाए थे। कमरे से बाहर निकलकर उसने उसके दरवाजे की कुंडी लगा दी और दहलीज से होता हुआ अंदर दालान में आ गया। अंदर 2 दालानें थीं, एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती हुई। पहली दालान छोटी थी। इसमें एक ओखली बनी हुई थी, जिसमें माँ कभी कभी दाल वगैरह कूटा करती थी। वैसे इस दालान का कोई खास उपयोग नहीं था, सिवाय जूते चप्पल उतारने के या ईंधन रखने के, या फिर जब वह इंटर में पहुंचा था और पहली बार घर में एक पुरानी नीलामी की साइकिल आई थी, उसके रखने के। हाँ, इसमें मिली हुई दूसरी दालान का, जो अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ी थी, बड़ा विविध उपयोग होता था। शादी ब्याह के मौक़ों पर इसमें औरतों का गाना बजाना, रत जग्गे और स्वांग होते थे। इसी में लोगों को खाना खिलाया जाता था। गर्मी के दिनों में घर के लोग यहीं दोपहरी काटा करते थे, क्योंकि धूप यहाँ जाड़ा, गर्मी, बरसात कभी नहीं आती थी।
इसी दालान में उसके छोटे भाई का जन्म और पिता की मृत्यु भी हुई थी। यहीं फर्श पर उसके पिता की लाश 20 घंटे तक रखी रही थी और उसने सारी रात उसके बगल में बैठकर जागते हुए बिताई थी। इस दालान से मिली हुई एक छोटी कोठरी थी जिसके अंदर दिन में भी अंधेरा रहता था। उसके अंदर एक बड़ी अलमारी थी तथा दीवार में एक और लकड़ी के 2 बड़े बड़े टांड बनाए थे। इन टांडों पर उन दिनों न जाने कितने बर्तन, पीतल की बड़ी बड़ी परातें, बटुए, बाल्टे, कढ़ाइयाँ, थाली, लोटे आदि भरे रहते थे। लोग उन्हें शादी ब्याह में मांगने आया करते थे। उसे आश्चर्य हुआ कि आज वे सब कहाँ चले गए। उसके पास तो उनमें से एक भी नहीं है, भाई के पास भी नहीं है। जाने कैसे इसी घर में वे कहीं बिला गए। इसी कोठरी में बड़े बाल्टों में साल भर के लिए अनाज भरकर रखा जाता था। यह उसे बहुत पुरानी याद है, वरना जब से वह हाई स्कूल में पहुंचा है तब से तो महीने महीने का राशन उसे राशन वाले की दुकान में लाइन लगाकर लाना पड़ता था। इसी कोठरी में ऊपर एक दुछत्ती बनी थी जिसमें प्राकृतिक प्रकाश नाम की कोई चीज सर सीवी रामन के सिद्धांत के बावजूद कभी नहीं पहुंची। इसके अंदर घुसना भी एक कमाल हुआ करता था, क्योंकि उसका रास्ता छत में एक चौकोर सुराख काटकर बनाया गया था। आज तो शायद वह उसमें घुस नहीं सकता। हाँ, जब छोटा था तो जरूर गेहूं के बाल्टे पर चढ़कर, जो ठीक उसी सुराख के नीचे रखा रहता था, घुस जाता था। यह दुछत्ती क्यों बनाई गई, वह कभी समझ नहीं पाया। शायद पिता ने सोचा हो कि कभी इस घर में सोने चांदी की ईंटें हुई तो उन्हें जतन से छुपा कर रखना होगा। परंतु उसे जिन चीज़ों का ध्यान इस दुछत्ती में होने का है वह कुछ इस प्रकार थी: टूटे संदूक, पुराने कनस्तर, खाली बोतलें, पुराने जूते, टूटे छाते, बांस के डलवे आदि आदि। उसने सोचा कोठरी का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाए, परंतु फिर टाल गया। इसी कोठरी के बगल में एक कमरा था जिसे मुन्नू दादा वाला कमरा कहा जाता था, क्योंकि उसके चचाजाद भाई, जिनका नाम मुन्नू था, कभी इसी में रहा करते थे। उनकी सारी पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण, शादी ब्याह सब उसके पिता ने किया था। शादी के बाद मुन्नू दादा अपनी पत्नी के साथ इसी कमरे में रहा करते थे। उन थोड़े दिनों के लिए इस कमरे का हुलिया बदल गया था, अन्यथा यह खाली पड़ा रहता था। उन दिनों इसकी खिड़कियों में पर्दे लग गए थे। अंदर दीवालों पर कैलेंडर तथा अन्य चित्र लगे थे। एक कोने में भाभी का श्रृंगारदान रखा रहता था। 2-1 मेज कुर्सियां भी आ गई थीं। मुन्नू दादा की शादी, जो इसी शहर में हुई थी, मोहल्ले की कुछ नामी गिरामी शादियों में से एक थी। यह इसलिए था क्योंकि उनकी बारात में हाथी घोड़े आदि शामिल थे। 1.5-2 दर्जन स्त्री पुरुष हाथों में रंगीन कागजों की झांकियां लेकर चल रहे थे जिनमें नोट चिपके थे। साथ ही मोहल्ले से निकलने वाली किसी बारात में पहली बार पुलिस बैंड आया था। भाड़ और तवाइफें भी थीं। माँ ने इन सब बातों के लिए मना किया था, परंतु पिता हट्टी किस्म के आदमी थे, शुद्ध मध्यम वर्गीय संस्कारों से ग्रस्त। उन्होंने अपनी प्रोविडेंट फंड से कर्ज लिया था, महाजनों से भी कुछ उधार लिया था और जिसे घर फूंक तमाशा देखना कहते हैं, वही किया करते थे। यह सब इसलिए ताकि रिश्ते और मोहल्ले वाले कोई यह न कह सकें कि भतीजे की शादी पर जगत बाबू कंजूसी कर गए। परंतु इसके बाद जो महाजनों का घर पर आने का सिलसिला शुरू हुआ तो पिता की मृत्यु के बाद तक समाप्त नहीं हुआ। एक महाजन तो उनकी मृत्यु के 3-4 दिन ही आ धमका था, क्योंकि उसके प्रोनोट की तारीख निकल रही थी और उसे भय था कि कहीं उनका बेटा प्रोनोट बदलने से इनकार न कर दे। शादी कुछ और मायनों में भी उसके खानदान में महत्व रखती थी, क्योंकि द्वाराचार के समय किसी बात को लेकर मुन्नू दादा ने अपने ससुर को झापड़ मार दिया था। ससुर ने तो कुछ नहीं कहा था, परंतु लड़की वालों की तरफ से और लोग काफ़ी बिगड़ गए थे। बात लाठी बंदूक तक पहुंच गई थी। आखिर किसी तरह से निपटारा हुआ और मुन्नू दादा अपनी दुल्हन लेकर लौटे। परंतु इसके बाद मुन्नू दादा अधिक दिनों घर में नहीं रहे। उनकी पत्नी और उसकी माँ में कुछ अनबन होने लगी थी। पहले तो घर में ही 2 चूल्हे जले
और तब पहली बार नीचे के हिस्से में बनी कमरे से लगी हुई रसोई का इस्तेमाल हुआ, अन्यथा जब से मकान बना था वह खाली पड़ी हुई थी। परंतु यह सिलसिला भी ज़्यादा दिनों नहीं रहा। जल्दी ही मुन्नू दादा घर छोड़कर चले गए और धीरे धीरे दोनों परिवारों में आना जाना तक बंद हो गया। इस घटना के 10-15 वर्षों बाद जब वह बड़ा हुआ और होली दिवाली पर उसने मुन्नू दादा के यहाँ आना जाना शुरू किया तो संबंध एक बार फिर से बनने लगा। वह आंगन में खड़ा था। इसी आंगन में शादी ब्याह के अवसरों पर मंडप बनाया जाता था। उसके ब्याह के समय भी यही मंडप बना था और हालांकि शादी ब्याह की रस्मों से उसे बेइंतहा दर्जे तक चिढ़ थी, फिर भी उसे तेल उपटन वाले कुछ स्वांगों में उसे भाग लेना पड़ा था। मुन्नू दादा वाले कमरे की कुंडी बंद थी। उसने उसे खोला नहीं, केवल खिड़की के सीखों से, जिसमें दरवाजे नहीं थे, अंदर झांक कर देखा। अंदर अंधेरा और सीलन थी। दीवार पर गेरू से स्वास्तिक सा कुछ बना हुआ था। कुछ देर वह इसी तरह खिड़की के सीखों पकड़े खड़ा रहा, तब वापस मुड़ गया। बाहर दहलीज में आकर उसने नीचे के हिस्से के दरवाजे की कुंडी लगा दी और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मोमबत्ती का पिघलता हुआ गर्म गर्म मोम उसकी उंगली पर गिर पड़ा और वह जल गया। उसने मोमबत्ती दूसरे हाथ में पकड़ ली और जली हुई उंगली मुंह में डालकर चूसने लगा। ऐसा करने से उसे कुछ राहत मिली, परंतु ऊपर पहुंचते ही वह एक बार फिर डर गया। उसके बिस्तर पर एक मोटी सी काली बिल्ली बैठी थी। उसे देखते ही वहां से कूदकर वह दीवार पर जाकर बैठ गई और वहां से उसे अपनी चमकदार आंखों से देर तक घूरती रही। उसने उसे भगाया, तभी वह वहां से हटी। एक क्षण वह वहीं छत पर खड़ा रहा, तब मकान के ऊपर वाले भाग का निरीक्षण करने लगा। पहले उसने पीछे वाले हिस्से का कमरा खोला। यह काफ़ी बड़ा था, परंतु लोग इसमें रहते नहीं थे। ज़्यादातर इससे स्टोर का काम लिया जाता था। रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले राशन, आटा, दाल, चावल आदि इसमें रखा जाता था। एक अलमारी थी जो तरह तरह के अचारों के मर्तबानों से भरी रहती थी। रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाले बर्तन भी इसी कमरे में रहते थे। उसी ज़माने का लकड़ी का एक बड़ा सा संदूक, जिसमें देशी घी का बर्तन, तेल, मसाला आदि चूहों से बचाने के लिए रखे जाते थे, अब भी एक कोने में पड़ा था। उसका ऊपर का ढक्कन, जो बीच से आधा खुलता था, टूट गया था। उसने निकट जाकर मोमबत्ती की रोशनी में उसमें झांक कर देखा। उसमें कुछ कंडे और लकड़ी के कुछ टुकड़े पड़े थे। दीवार पर छरहट बनी हुई थी। यह कौन सी देवी हैं, वह आज तक नहीं जान पाया। माँ किसी खास दिन या पूजा किया करती थी। जब भी यह त्यौहार आता था, माँ सुबह से उपवास करके बड़ी लगन से पीढ़े में रुई भिगोकर दीवार पर यह चित्र अंकित करती थी। देवी का पेट चौकोर होता, चारों कोनों पर छोटे छोटे 2 पैर होते, ऊपर नुकीला बर्फी नुमा सिर होता। पेट के अंदर माँ जाने क्या क्या सूरज, चांद, गंगा, यमुना, सूप, चलनी आदि बनाती। वह सोचता, यह देवी जिनके पेट में सारा संसार समाया होता है, जरूर बड़ी शक्तिशाली होती होंगी। फिर आज तक उसने उनका नाम कहीं और क्यों नहीं सुना। इन्हीं देवी के साथ साथ माँ एक और चित्र बनाती थी। वह भी कुछ इसी तरह होता था और उसे ऐसे स्थान पर बनाया जाता था कि देवी और धोबन एक दूसरे को देख न सकें। हिंदू समाज में धोबन का भी बहुत महत्व है, क्योंकि उसे याद है कि किसी और त्यौहार पर धोबन माँ को सुहाग देने आया करती थी। माँ कहती थी कि धोबन का सुहाग अमर होता है। सारे संसार को सुहाग बांटने पर भी उसका सुहाग कम नहीं होता है। मगर बावजूद इसके माँ हर वर्ष धोबन से सुहाग लिया करती थी और उसके अलावा भी अपने सुहाग की रक्षा के लिए कितनी ही तीज त्यौहार मनाती थी, व्रत रखती थी। उनकी मृत्यु विधवा होकर हुई थी। इस कमरे की छत भी चूती थी। यह तो उन्हीं दिनों से चूती थी जब वह यहाँ रहा करता था। छत की धन्नियाँ भी बोल गई थीं। उसने मोमबत्ती के प्रकाश में देखा, दीवालों पर पानी बहने के निशान थे। बीच की एक धन्नी भी काफ़ी नीचे झुक आई थी। यही एक कमरा था
जिसमें पिता ने स्लैब न डलवाकर धन्नियाँ डलवाई थीं। इसके पीछे भी शायद कहीं पैसों का अभाव था। कमरे से वह उसके बगल वाली कोठरी में आ गया, जिसकी छत उसकी नौकरी लग जाने के बाद पड़ी थी। इसमें खाना पका करता था, जिसकी वजह से इसकी सारी दीवारें और छत धुएं से काली पड़ गई थीं। बहुत दिनों तक इसमें दरवाज़ा भी नहीं था, जिसके कारण अक्सर बंदर इसमें घुसकर खाने पीने का सामान उठा ले जाते थे। बाद में जीने का नीचे वाला दरवाज़ा वहाँ से उखड़वा कर यहाँ लगवा दिया गया। जीने वाला दरवाज़ा उसके बाद आज तक नहीं लग सका। कोठरी से निकलकर छत पर से होता हुआ वह गली की तरफ वाले कमरे में आ गया, जिसमें अटैची रखी थी। इससे मिला हुआ कमरा और था, जो शुरू में काफ़ी छोटा था, परंतु बाद में उसकी शादी के अवसर पर उसे तोड़कर और बड़ा किया गया। विवाह के बाद वह इसी कमरे में रहने लगा। रहने तो खैर पहले से ही लगा था, परंतु विवाह के बाद यह कमरा उसका निजी कमरा हो गया था और उसकी पत्नी के अलावा शायद ही कभी कोई इसमें आता हो। पत्नी का सारा सामान भी इसी कमरे में आ गया था। इसका भी एक दरवाज़ा बाहर बालकनी पर खुलता था। उसके विवाह के अवसर पर मकान में इस प्रकार के छोटे मोटे कई परिवर्तन हुए थे। जैसे ऊपर छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थीं, मकान में बिजली का कनेक्शन लिया गया था, ऊपर गली की तरफ वाले दोनों कमरों में प्लास्टर हुआ था, बालकनी की दीवार बनी थी और एक बार फिर घर का घटता हुआ कर्ज दोबारा बढ़ गया था। इस कमरे से होता हुआ वह फिर बालकनी पर आ गया। गली में लगा हुआ बिजली का बल्ब अब तक बुझ चुका था। केवल एक हल्की चांदनी गली के फर्श और मकानों की दीवारों पर बिखरी हुई थी। इक्का दुक्का किसी किसी घर में प्रकाश हो रहा था, अन्यथा ज़्यादातर मकानों की बत्तियां गुल थीं। काफ़ी देर तक वह इसी तरह खड़ा रहा। गली में घटने वाली कितनी ही छोटी बड़ी अनेक घटनाओं, शादी ब्याह, लड़ाई झगड़े, प्रेम विद्रोह, जन्म मृत्यु का वह साक्षी था। सारी बातें उसे एक एक कर याद आ रही थीं। कितने और नए लोग आ गए होंगे। कुछ अजीब सी अनुभूति में डूबा, सम्मोहित सा वह बालकनी पर खड़ा रहा। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े खड़े उसने एक सिगरेट पी, तब वहाँ से हट गया। लौटते समय उसने बालकनी का दरवाज़ा बंद किया तो वह आसानी से बंद नहीं हुआ। दोनों पल्ले भिड़ाकर उसे जोर से धक्का देना पड़ा। झटके की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया, परंतु साथ ही ढेर सा प्लास्टर छत से टूटकर फर्श पर गिर पड़ा। मोमबत्ती, जिसे वह पहले ही बुझा चुका था, उसने अलमारी पर रख दी और छत पर आकर उसने बिस्तर पर लेट गया। इस मकान को बनवाने में पिता आर्थिक रूप से टूट गए थे और बार बार टूटे थे, परंतु यही मकान कई बार उनकी परेशानियों में आड़े भी आया था। कई बार उसे गिरवी रखकर उन्होंने बड़े बड़े काम निकाले थे। आखिरी बार तो यह हाथ से निकलते निकलते रह गया था। आखिर इसे छुड़ाने के लिए उन्हें देहात की सारी जायदाद बेचनी पड़ी थी। लेटे लेटे उसने अनुमान लगाया कि इसकी मरम्मत में उसे कितना खर्च करना पड़ सकता है। लगभग 1000 रुपये वह लेकर आया था, परंतु 1000 में एक कमरे की स्लैब पड़नी भी मुश्किल थी। जिस जर्जर हालत को यह मकान पहुंच चुका था, यहाँ आते समय उसने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। वैसे यहाँ उसके बहुत से मित्र थे जिनसे ज़रूरत पड़ने पर वह कर्ज ले सकता था। लेटे लेटे वह उनके बारे में सोचने लगा। देर तक उसे नींद नहीं आई। एक बार तो उसकी आंख करीब करीब लग गई थी, परंतु तभी सिरहाने वाली दीवार पर बिल्ली आकर रोने लगी और उसकी नींद उचट गई। सुबह उसकी आंख देर से खुली। नहा धोकर उसने कपड़े बदले और मकान में ताला लगाकर बाहर निकल आया। वह अपने किसी मित्र के यहाँ जा रहा था, परंतु उससे कर्ज लेने नहीं, बल्कि मकानों का सौदा कराने वाले किसी दलाल का पता पूछने। धन्यवाद। कहानी अगर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।